वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज बायोकेम क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th के बायो का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है और उन तीनों वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है अबाउट हेरिडिटी। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अबाउट इवोल्यूशन। एक्चुअली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोनों हैं अलग अलग टॉपिक, बट सीबीएसई ने इन दोनों को एक चैप्टर में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में जीन की बात आती है, म्यूटेशन की बात आती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात आती है, एंड ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद हेरिडिटी। तो बिना हेरिडिटी को समझे हम लोग इवोल्यूशन नहीं समझ सकते हैं। क्लियर? तो हेरिडिटी के 3 वीडियोस हैं एंड इवोल्यूशन के 2 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, यानी टोटल इस चैप्टर के 5 वीडियोस आ जाएंगे। क्लियर? नाउ स्टार्ट हम लोग करते हैं आज का टॉपिक इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन वाले टॉपिक में बेसिकली आपको कहानी ही सुनना है। वेरी इंटरेस्टिंग, नो बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ कहानी मैं सुनाऊंगी, आप कहानी सुनते जाइए। बहुत पहले की बात है, एक बंदर टाइप का कोई एनिमल हुआ करता था, ठीक है, और उसे जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो धीरे धीरे वो क्या करने लगा, भाई खाने की शॉर्टेज हो गई तो फिर उसने क्या किया कि पेड़ पे चढ़ना छोड़कर, और पेड़ पर अगर फ्रूट्स कम होने लगे तो वो पेड़ पे चढ़ना उसने छोड़ दिया, नीचे आया। फिर उसने देखा कि अरे भाई ये तो एनिमल्स घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यों ना मैं एनिमल्स को खा करके अपना पेट भर लूं। फिर उसने एनिमल्स को पकड़ना और मारना शुरू किया। मारने में उसे दिक्कत होने लगी तो फिर उसने अपने कुछ पत्थर, कुछ स्टोन्स के या लकड़ी के औजार बनाना शुरू कर दिए और उससे मारना शुरू किया। तो इस तरह से उसने अपने दिमाग का यूज किया, उसने अपने हाथों का यूज किया। एंड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो ये स्टोरी है। एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स क्या हुआ कि धीरे 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 वो एक इंसान यानी ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में आ गया। और आज के डेट में जो ह्यूमन बींग्स हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई इंसान जो बना है वो बंदर से बना है, बट नॉट मंकी, क्योंकि बंदर तो आज भी मौजूद है। कुछ एक ऐसा लिविंग था जिससे बंदर भी बना, जिससे ह्यूमंस भी बने। क्लियर? तो ये है पूरी की पूरी स्टोरी। तो हम लोगों ने इस स्टोरी में क्या देखा? हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कोई एक पार्टिकुलर एनिमल, ठीक है, मंकी भी बन गया, एप भी बन गया, ठीक है, चिंपैंजी भी बन गया एंड ह्यूमन भी बन गया, ठीक है। तो ऐसा एक दिन में तो नहीं बन गया या एक जनरेशन में तो नहीं बन गया, ठीक है। इसे बनने में, इसे कन्वर्ट होने में, नए स्पेसीज के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए। और ये जो चेंजेस है, दिस चेंज इज नोन एज इवोल्यूशन। क्लियर? सीक्वेंशियल चेंजेस ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स इन एन पॉपुलेशन, नॉट इन एन इंडिविजुअल। हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते। लेट अस सपोज यदि आज मैं हूँ, आई एम एन इंडिविजुअल, मैं हूँ, और धीरे धीरे मुझ में कुछ ऐसे चेंजेस आते गए कि वो कुछ इस तरह से जादू हो गया और मेरे दोनों सिंग निकल आए और मैं ड्रैकुला बन जाऊं, ठीक है। दिस इज नॉट इवोल्यूशन, यहाँ इसे इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। बट एक पॉपुलेशन में इट मीन्स, लेट अस सपोज ऐसा हो कि आज हम लोग ह्यूमन हैं एंड आफ्टर 1000 इयर्स ये धीरे धीरे जो ह्यूमंस के जनरेशंस में चेंजेस आते जाएं और वो कोई और स्पेसीज, कोई और तरह के एनिमल्स बन जाएं। तो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक बेबी में चेंजेस आ जाएगा, उसे इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। बट एक पॉपुलेशन यानी कुछ संख्या में चेंजेस आने चाहिए, एंड दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। आप बिल्कुल कहानी की तरह इसे सुनिए। सीक्वेंशियल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ओवर अ मिलियंस, यहाँ मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा है, नो ऑर्गेनिजम्स लिखूंगी मैं, ओवर अ मिलियंस ऑफ इयर्स in which new species are produced, ठीक है। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म्स में क्या होगा, या एक पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इस तरह से सीक्वेंशियल चेंजेस। सीक्वेंशियल चेंज कहने का मतलब ग्रेजुअल, अचानक से। मैंने क्या कहा, यदि मैं आज के डेट में 1 साल के अंदर ड्रैकुला बन जाऊं
दिस इज नॉट इवोल्यूशन। जो भी चेंजेस मेरे अंदर है, मेरे जीन में है, अब आप लोग तो जीन टर्म अच्छे से समझ लिए हैं, जो मेरे जीन में है वो जीन मेरे बेबी में ट्रांसफर होगा और फिर उसकी बेबी में ट्रांसफर होगा और फिर उसकी बेबी में ट्रांसफर होगा एंड वेरिएशंस होते जाएंगे और इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा जब कोई एक नया स्पेसीज बन जाएगा और एक बेबी में नहीं, कुछ लोगों में ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन में ये चेंजेस होने चाहिए। दिस इज नोन एज इवोल्यूशन। क्लियर? तो भाई इवोल्यूशन क्या है ये तो अब आप लोग समझ गए, डेफिनेशंस नोट्स में लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा ना। आखिर क्या प्रमाण है, आखिर क्या प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुआ है? कुछ तो आपको प्रूफ तो चाहिए होता है ना कि भाई ये चेंजेस हुए हैं। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री में आप लोग बहुत सारा इवेंट्स आप लोग पढ़े हैं, तो क्या प्रूफ है कि वो इवेंट्स हुआ है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या किया जाता है? खुदाई किया जाता है, जमीन के अंदर से फॉसिल्स निकाले जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, इसके लिए भी तो कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ एविडेंसेस चाहिए। तो 3 एविडेंसेस आप लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 1 होमोलोगस ऑर्गन, नंबर 2 एनालोगस ऑर्गन एंड नंबर 3 फॉसिल्स। तीनों के बारे में आप लोगों को डिटेल पढ़ना है और यह भी पढ़ना है कि कैसे इसने प्रूफ किया कि ये इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर? तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन और ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी होमोलोगस ऑर्गन। होमो मीन्स सेम, लोगस यानी स्टडी, ऑर्गन्स इट मीन्स ऑर्गन्स। तो कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल प्लान सेम होता है एंड नॉट टोटल लिविंग्स, ठीक है, उनके कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल प्लान सेम होता है। यहाँ मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज having same structural plan but they perform different functions. As for example, 4 limb of human, 4 limb of frog, 4 limb of lizard also, wing of bird and wing of bat. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स होता है और इसे मैं डायग्राम से बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो 4 limb of human hand, 4 limb of frog, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, ये सारे ऑर्गन्स हैं इन सारे इंडिविजुअल से। और ये चारों जिनका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये चारों के चारों अलग अलग स्पेसीज है। ह्यूमन अलग स्पेसीज है, फ्रॉग अलग स्पेसीज है, बर्ड अलग स्पेसीज है एंड बैट अलग स्पेसीज है, ठीक है। ये सारे के सारे अलग स्पेसीज हैं बट इनके ऑर्गन्स, अब इनका स्ट्रक्चरल प्लान सेम होना चाहिए। चलिए, डायग्राम मैंने इसलिए बताया है, डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना है, बनाने आता भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स के नेम आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। चलिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अगर बोन, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है स्केलेटल सिस्टम, ये 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है देखती हूँ मिलाकर क्या होते हैं। ह्यूमन हैंड में, चलिए हैंड की बात करें तो ऊपर में एक हड्डी यानी 1 बोन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, यहाँ 2 बोन नजर आ रहे हैं एंड देन फिर बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स नजर आ रहे हैं। 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग में भी 1 बोन, 2 बोन एंड बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स जो कि मिलकर फिंगर्स बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। विंग ऑफ बर्ड में हम लोग देखते हैं 1 बोन, 2 बोन्स एंड बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स, ठीक है। विंग ऑफ बैट में भी, ये मुझसे छूट गया यहाँ डायग्राम में, ऐसे रहता है ये 1 बोन, 2 बोन्स एंड बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स। हाँ, ये अंतर है कि इसमें फेदर्स लगे हुए हैं, इसमें स्किन लगा हुआ है और इसके जो छोटे छोटे बोन्स हैं यानी जो हम लोगों में फिंगर्स है वही फिंगर्स बहुत लंबा हो जाता है, उसका एक बोन बहुत लंबा हो जाता है और फिर उसमें स्किन की तरह स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो इन चारों स्ट्रक्चर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या पाते हैं कि इनका बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान वो एक है। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान इनका सेम है बट
दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम लोग अपने हैंड का इस्तेमाल ग्रैस्पिंग करने में करते हैं, क्लियर, पकड़ने में करते हैं। फोर लिम्ब फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, अपने हैंड का इस्तेमाल जंपिंग करने में करता है। वो उससे कुछ इस तरह से उठा नहीं सकता अपने हाथों से, बट वो जंपिंग करने में करता है। बर्ड्स एंड बैट्स अपने फोर लिम्ब का इस्तेमाल किसमें करते हैं, फ्लाइंग करने में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भाई ये चारों अलग अलग स्पीसीज की ऑर्गन है, बट इनका स्ट्रक्चरल प्लान सेम है, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। नाउ अब क्या इसमें और भी कुछ है, जैसे रनर्स एंड पोटैटो, ये प्लांट्स में होमोलोगस ऑर्गन है। तो रनर्स एंड पोटैटो ये दोनों के दोनों स्टेम होते हैं, और उसी तरह से पोटैटो का भी ग्रोथ होता है जिस तरह से ग्रासेस के रनर्स का ग्रोथ होता है। तो मैंने और भी 2 या 3 एग्जांपल्स आप लोगों को लिख के दिए हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। डायग्राम नहीं बनाना है, ये याद रखिएगा। डेफिनेशंस आपको याद करना है, एग्जांपल्स याद करना है, और तीसरा मैं बताने जा रही हूँ कि इसको देखकर कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसे देखकर, चूंकि एक कॉमन स्ट्रक्चर इन सभी के बीच में है, एक कॉमन स्ट्रक्चर होमोलोगस ऑर्गन्स में होता है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई इन सब के एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं एक सेम थे। दे ऑल हैव अ कॉमन एंसेस्टर, बट ये सभी डिफरेंट इन्वायरमेंट में फ्लोरिश किए इट मीन्स कि ये सभी डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए और अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इन सभी ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, उनका जो एडेप्टेशन के हिसाब से, उसके हाथ का वो स्ट्रक्चर हो गया, उनका फंक्शन अलग हो गया। इसका अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज किया। तो इवोल्यूशन इट इज अ वेरी पिकुलियर प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि चेंजेस तो आते हैं, साथ में अपने इस इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारा इन्वायरमेंट है जहां हम रहते हैं, उसके हिसाब से इंडिविजुअल्स अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का होमोलोगस ऑर्गन क्या क्लियरिफाई करता है कि द स्पीसीज व्हिच हैव homologous organ, they have common ancestors and they flourish in different environment and thus they perform different structures. They perform different functions. These are all about homologous organ. अब हम लोग पढ़ेंगे about analogous organ. Analogous organ. Analogous organ just आप एक तरह से कहा जाए तो different with homologous organ. Homologous organ में क्या था कि स्ट्रक्चरल प्लान सेम था, बट इनका फंक्शन डिफरेंट था। लेकिन एनालॉगस ऑर्गन में जस्ट अपोजिट टू होमोलोगस ऑर्गन, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्लान ये होता है डिफरेंट, क्लियर, बट इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन, इनका जो फंक्शन होता है जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, बट ये भी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के ही। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स लिखा है, विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ इंसेक्ट। अब इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों अपने अपने विंग का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, दोनों अपने विंग का इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन इन लोगों के स्ट्रक्चर को यदि हम लोग देखें, चलिए बैट का स्ट्रक्चर तो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था। इसका बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसके विंग का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका ओरिजिन यानी जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सपोर्ट इसका होता है बोन्स। बट यदि किसी भी इंसेक्ट्स की हम बात करें तो इसका जो विंग होता है वो शुरू होता है स्किन, यानी स्किन के फोल्ड से, उसके मसल्स के फोल्ड से वो बनता है। क्लियर, दिस इज विंग ऑफ इंसेक्ट एंड दिस इज विंग ऑफ बैट। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा।
इनका बोनी स्ट्रक्चर होता है, इनका सपोर्ट जो है वो बोन्स के द्वारा होता है, बट इसमें इसका जो ओरिजिन यानी इसका ओरिजिन बोन्स है बट इसका ओरिजिन मसल्स है। तो इस तरह से इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल प्लान है वो दोनों का दोनों क्या है, वो दोनों डिफरेंट है बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन। तो भाई इससे कैसे पता चला कि इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि इवोल्यूशन में हमेशा एक एंसेस्टर की बात आती है कि एक कॉमन एंसेस्टर था और फिर उससे बहुत सारे स्पेसीज बने। इससे ये नहीं पता चलता है कि इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर्स थे, बट इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे डिफरेंट स्पेसीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने फ्लोरिश किया था इन सेम इन्वायरमेंट। इट मीन्स इसका एंसेस्टर अलग है, इसका एंसेस्टर अलग है, बट दे बोथ फ्लोरिश्ड इन सेम इन्वायरमेंट। इन दोनों का ग्रोथ, इन दोनों का डेवलपमेंट सेम इन्वायरमेंट में हुआ था। दैट्स व्हाई दे अडॉप्ट देमसेल्फ इन सिमिलर मैनर। उन लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट किया। दोनों को भी उड़ने की आवश्यकता थी। इसके पास बोनी स्ट्रक्चर था, इसके पास कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर था, इसके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं था, लेकिन चूंकि अडॉप्ट करना पड़ा दोनों को, क्लियर, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो इन दोनों का विंग का डेवलपमेंट हो गया एंड दोनों के दोनों उड़ना शुरू कर दिए। क्लियर। तो इस तरह से ये बताता है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस organs of different species which have different structural plan but they perform same functions, and they shows that the different species flourished in the same environment and they adapt themselves according to their environment। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स में व्हाट इज फॉसिल्स, आप लोग ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है अबाउट फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ डेड लिविंग्स। इट मीन्स, चलिए एक कहानी मैं सुनाती हूँ, फिर से एक कहानी, और इस टॉपिक में सिर्फ कहानी ही कहानी आप लोगों को सुनना है। बहुत साल पहले एक जंगल था और कुछ ऐसा हुआ कि भूकंप आया एंड वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो पूरा का पूरा जंगल जमीन के अंदर दब गया। अब जब जमीन के अंदर वो पूरा का पूरा जंगल दब जाता है तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरियाज अंदर में मौजूद थे और उन्होंने डिकम्पोज करना शुरू किया। तो उन्होंने हर एक लिविंग आइदर प्लांट और एनिमल्स, उन सारे लिविंग्स के सारे बॉडी पार्ट्स को डिकम्पोज तो कर दिया, बट कुछ पार्ट्स को उन्होंने डिकम्पोज नहीं किया, यानी उनकी एबिलिटी वैसी नहीं थी कि उसके कुछ पार्ट्स को वो डिकम्पोज ना करते, जैसे कुछ हार्ड पार्ट्स जैसे बोन हो गए एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से बहुत साल के बाद एक राजा आया और उस राजा ने क्या किया कि कुछ के लिए उन्होंने अपना एक सुरंग बनवाने के लिए बोला कि भाई मुझे सुरंग बनवाना है, चलो यहाँ पर हम लोग खुदाई करके इस जगह पर एक सुरंग बनाते हैं। सुरंग जब बनाया जाने लगा तो पाया गया कि भाई अंदर में कुछ बोन्स हैं एंड कुछ प्लांट्स के भी पार्ट्स हैं, कुछ कई इम्प्रेशंस हम लोगों का बचा हुआ है, यानी कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं। फिर उससे पता है कि अरे ये इतनी गहराई में इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे प्लांट्स के रिमेन्स है। इट मीन्स कि आज के डेट में जो है वो तो अर्थ क्रस्ट पर है, लेकिन जो अर्थ क्रस्ट के इतना 1000 माइल अंदर या किलोमीटर अंदर में ये मौजूद है, 100 किलोमीटर के अंदर में ये मौजूद है, ये क्या है। फिर धीरे धीरे पता लगाया जाने लगा कि भाई हो सकता है कि पहले के जमाने में ये सारे के सारे लिविंग्स मौजूद होते थे, तो वो जो रिमेन्स उन्हें मिला, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जितने भी लिविंग्स थे उनका जो अवशेष, उनका जो रिमेन्स उन लोगों को मिला, या आज के डेट में जो हम लोगों को मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। रिमेन्स ऑफ डेड लिविंग्स which were present millions of years ago is known as fossils। यानी वैसे लिविंग का रिमेन्स या अवशेष या बचा हुआ ऑर्गन्स, पार्ट्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस धरती पर मौजूद थे, आज नहीं है, उन सारे रिमेन्स को हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। ऐसा नहीं कि आज के डेट में अगर डेड बॉडी को मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो भाई 1 साल के बाद आएंगे तो भी तो बोन मिल जाएगा उस ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एनिमल्स का।
तो उसे हम लोग फॉसिल्स नहीं कहेंगे। आज के डेट में जो लिविंग्स मौजूद नहीं है और उनका रिमेन्स यदि हमें मिल रहा है, दिस इज या दैट इज फॉसिल्स। क्लियर? तो फॉसिल्स तो आप लोगों का क्लियर हो गया। यहाँ मैंने यहाँ मैंने 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स लिखे हैं। एक्चुअली NCERT बुक में 3 डायग्राम दिया है, ये तीनों डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट। 1 या 2 बार CBSE ने क्वेश्चंस में क्या किया, क्वेश्चन पेपर में बोर्ड्स में डायग्राम दे दिया एंड बोला कि आप इसे फाइंड आउट कीजिए कि ये किसका डायग्राम है। तो आप लोगों को NCERT बुक में जो इन तीनों को डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, डायग्राम सिर्फ आइडेंटिफाई करने आएगा। तो आप लोगों को डायग्राम आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि इस फॉसिल्स का नाम क्या है और ये किस स्पेसीज का फॉसिल्स है। क्लियर? या किस ग्रुप के स्पेसीज का फॉसिल्स है। तो यहाँ तीनों है, बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं दिया हुआ है, बट कुछ स्टोरी जैसा लिखा है जिससे मैंने पॉइंट वाइज किया है एंड मैंने नोट्स में भी इन तीनों का नाम डाल दिया है। डायग्राम मैंने सिर्फ वीडियो में दिखाया है क्योंकि ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए मैंने इसे नोट्स में भी नहीं बनाया है। और ये NCERT बुक से आप लोग इस डायग्राम को, क्योंकि एग्जाम्स में बच्चे जो भी डायग्राम आता है एग्जाम में वो NCERT बुक से ही आता है। आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो उससे डायग्राम एग्जाम में नहीं आता है। चलिए 3 टाइप्स है। एमोनाइट, इसका डायग्राम ये है, देखिए जैसे स्पाइरल शेप्ड में है, जो कि मोलस्का या स्नेल का आप स्ट्रक्चर याद रखिए, क्योंकि मोलस्का का एक एग्जाम्पल स्नेल होता है, उसका भी इसी तरह का शेप होता है। तो एमोनाइट मोलस्का, ट्रिलोबाइट ऑर्थ्रोपोडा की तरह इसमें लेग्स बहुत सारे बना के रखे हुए हैं। डायनासोर्स, अब डायनासोर्स तो भाई हर एक बच्चा पहचान जाएगा एंड डायनासोर इज द फॉसिल्स ऑफ रेप्टाइल्स। आप लोगों को याद क्या करना है, एमोनाइट किसका है, मोलस्का का, ट्रिलोबाइट ऑर्थ्रोपोडा का, डायनासोर्स रेप्टाइल्स का एंड तीनों का डायग्राम आपको NCERT बुक से सिर्फ पहचानना है और ये 3 पॉइंट सिर्फ आप लोगों को याद करना है। चलिए हम लोग फॉसिल्स के नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है फॉसिल्स में, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, कंप्लीट डायग्राम भी नहीं बनाया है क्योंकि इसका डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाने आता है, न ही इसका आइडेंटिफिकेशन आता है। आपको सिर्फ इसका नाम याद करना है कि आर्कियोप्टेरिक्स एग्जाम्पल है एक फॉसिल्स का। एंड आर्कियोप्टेरिक्स का जब फॉसिल्स मिला साइंटिस्ट लोगों को तो बहुत आश्चर्यजनक उन लोगों को एक बात पता चली कि भाई, क्योंकि उस समय तक फॉसिल्स का पता करने के पहले तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन 9th क्लास में पढ़ लिया है, तो भाई उसमें बहुत सारे ग्रुप्स का स्टडी, बहुत सारे ग्रुप, जैसे रेप्टाइल्स का कुछ अपना पिकुलियर प्रॉपर्टी है, बर्ड्स का अपना कुछ पिकुलियर प्रॉपर्टी है, मैमल्स का अपना कुछ पिकुलियर प्रॉपर्टी है। तो ये जो फॉसिल्स मिला आर्कियोप्टेरिक्स, इसका कुछ प्रॉपर्टी रेप्टाइल से मिलता था एंड कुछ प्रॉपर्टी बर्ड से मिलता था। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जो इसका बीक यानी जिसका चोंच बर्ड्स की तरह है, क्लियर, लेकिन क्या आपने बर्ड्स में कभी भी तीथ देखा है? नहीं, उसके तीथ नहीं होते। बट ये जो आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल्स था, इसमें इसके बीक के अंदर तीथ्स भी थे। तो भाई बीक, इसका जो बीक हो गया, इसकी जो चोंच हो गई, वो हो गई बर्ड्स की प्रॉपर्टी एंड जो इसमें मौजूद दांत हैं वो हो गया रेप्टाइल्स का प्रॉपर्टी। इस तरह से इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर था वो था रेप्टाइल्स की तरह, बट इसमें ये उसका कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन था कि ये पता चला कि इसमें फेदर्स भी थे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी इस फॉसिल्स में यानी आर्कियोप्टेरिक्स में पता चला, ऐसा जिसका जो कि रेप्टाइल से भी रिलेटेड था एंड बर्ड से भी रिलेटेड था। और फिर चूंकि रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन बहुत पहले हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड्स, तो ये बताया जाने लगा कि आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। ये आप लोगों को याद रखना है, आर्कियोप्टेरिक्स नाम याद रखना है। एंड ये क्या बताता है? ये बताता है कि बर्ड्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। और आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको ये रखना है कि आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चंस में या MCQ में क्वेश्चंस
कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आपको वहाँ नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका MCQ तैयार हो जाएगा। तो ये है फॉसिल्स, और जस्ट मैं अभी आपको इसके बारे में और बताने जा रही हूँ, क्लियर, कि अबाउट एज डिटर्मिनेशन। फॉसिल्स में ही आगे हम लोगों को फॉसिल्स का एज डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। इट मीन्स कि आज यदि हम लोगों को ये फॉसिल्स मिलता है, कैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किए या कैसे साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि भाई ये जो लिविंग है वो इतना साल पुराना है, यानी इसका इवोल्यूशन इतने साल पहले हुआ। तो आज के डेट में जो हमें फॉसिल्स मिलता है उसके एज को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट क्लास 10th में आप लोगों को बेसिक 2 मेथड्स पढ़ना है टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। नंबर 1 इज रिलेटिव मेथड, नंबर 2 इज कार्बन डेटिंग मेथड। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड, लेट अस सपोज कि भाई अब सॉइल के तो डिफरेंट लेयर्स होते हैं। तो ये है हमारा अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, इसमें डिफरेंट लेयर्स में, इट मीन्स मान लिया कि एक फॉसिल्स यहाँ पाया गया, इसे मैं F1 से डिनोट करती हूँ। फिर और गहराई में जाने पे ये कुछ दिस इज F2 एंड देन F3, इस तरह से फॉसिल्स मिले। अब जाहिर सी बात है कि जो फॉसिल्स यानी जो लिविंग्स बहुत पहले अंदर दब गए होंगे, उनका जो फॉसिल्स मिला वो नीचे होगा। देन जो थोड़े लेट से यानी कि और पहले, इट मीन्स मान लिया कि 1000 साल पहले, 1000 years ago ये जिंदा था, ये नीचे चला गया। फिर उसके बाद ये सॉइल के अंदर चला गया मरने के बाद, यानी कि जब उसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण वो नीचे की ओर दब गया। फिर नए स्पेसीज का फॉर्मेशन हुआ या नए तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स का ग्रोथ हुआ। फिर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि विनाश तो हमेशा निश्चित है, जो भी लिविंग है उसका विनाश होगा ही। फिर ऐसा हुआ कि ये दब गया, एंड देन फिर ऐसा हुआ कि ये दब गया। आज के डेट में टुडे हम लोग, आज के डेट में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो फॉसिल्स अपर लेयर में मिल रहा है वो रिसेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर लेयर। क्लियर हुआ ये चीज? जो फॉसिल्स अपर लेयर में मौजूद है वो रिसेंट, इट मीन्स अगर 1000 साल पहले ये हुआ होगा, हो सकता है कि 500 years ago ये जिंदा रहा होगा, एंड 100 years ago ये 100 years ago में कुछ भी खत्म नहीं होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं किसी भी चीज को खत्म होने में। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना बोला कि लेट अस सपोज, तो जो रिसेंट फॉसिल्स है हमारा वो ये है F1, जो उससे ज्यादा पुराना है F2, और जो उससे भी ज्यादा पुराना है वो F3। तो इस तरह से रिलेटिव मेथड से हम लोग इसका एज 100% डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉसिल्स पुराना है और कौन सा फॉसिल्स नया है, यानी कौन बहुत साल पहले रहता था और कौन कुछ साल पहले ही रहता था। क्लियर? तो ये था रिलेटिव मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग मेथड, एंड दिस कार्बन डेटिंग मेथड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे अप्रोक्सीमेटली, मैं बेटा अप्रोक्सीमेटली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर कभी भी इन सारे मेथड से नहीं पता चलता है। इवोल्यूशन के बारे में जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत कुछ पता कर लेते हैं, बट फिर भी बट टर्म लगा ही रहता है, बट वर्ड हमेशा लगा रहता है, क्योंकि उनका एक प्रेडिक्शन होता है, उनकी एक कल्पना होती है, और बहुत सारे रिसर्च होते हैं, प्रूफ भी होता है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की तरह 100% प्रूफ बायो में नहीं होता है। क्लियर? तो कार्बन डेटिंग मेथड से अप्रोक्सीमेट एज निकाला जा सकता है। तो व्हाट इज दिस कार्बन डेटिंग मेथड? इसका बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कार्बन डेटिंग मेथड है क्या। वी ऑल आर लिविंग्स, और जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बन के कंपाउंड्स ही मौजूद रहते हैं, यानी कार्बन के बने हुए जितने भी कंपाउंड है, जब मैं कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगी तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक टर्म इज रिलेटेड विद लिविंग्स। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बन के बने हुए कंपाउंड मौजूद होते हैं।
एंड कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। और वो कौन से आइसोटोप्स हैं? चलिए मैं यहाँ से बताती हूँ। कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 जनरल है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट कार्बन 14 जो होता है ये होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वैसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनसे कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। और रेडिएशंस निकलता है जो, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है कि केमिस्ट्री में जो रेडिएशंस निकलता है तो वो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है जिसके कारण कुछ रेडिएशंस निकलता है। क्लियर? तो उसका डिटेल अभी आप लोग नहीं पढ़िए, सिर्फ इतना समझिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है उससे कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक, मैं समझाने के लिए यहाँ पे कुछ एरोज बना देती हूँ और यहाँ पे रेडिएशंस अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलता है, किसी से अल्फा, किसी से बीटा, किसी से गामा, किसी से कुछ और। ये तीन आप लोगों को पढ़ना है, हायर क्लासेस में आप लोग ये पढ़िएगा। फिलहाल अभी कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, तो इससे रेडिएशंस निकलते रहते हैं और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऐसा समय आता है कि जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेडिएशंस उनके एटम से जब निकलना शुरू होता है तो एक ऐसा समय आता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वो एटम ही उनका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उनका एक लाइफ पीरियड होता है। बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम लोग हाफ लाइफ पीरियड पढ़ते हैं। तो इसका कार्बन 14 का अप्रोक्सीमेटली जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड वो है इसका 1570 years। एंड व्हाट इज दिस हाफ लाइफ पीरियड? लेट अस सपोज यदि आज 1 किलोग्राम, देखिए कोई भी डाटा मैं एकदम फिक्स नहीं ले रही हूँ आपका, ठीक है? 1 किलोग्राम तो ऐसा नहीं मैं 1 किलोग्राम मैंने ले लिया। 1 किलोग्राम यदि कार्बन 14 मैंने आज के डेट में लिया तो आफ्टर 1570 years मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा हाफ किलोग्राम। अब आया समझ में? यानी जितना भी अमाउंट आज हमारी बॉडी में मौजूद है, ठीक है, मेरे मरने के बाद यदि मुझे मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो 1570 ईयर्स के बाद उसका हाफ अमाउंट मेरी बॉडी में बचेगा। तो अब भाई आप लोग ये पूछेंगे कि मैम बॉडी तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सिर्फ बोन्स बचता है। साइंटिस्ट ने क्या किया, क्योंकि आज के डेट में मेरी बॉडी में कॉन्स्टेंटली कार्बन 12 भी आ रहा है, कार्बन 14 भी आ रहा है, कॉन्स्टेंटली ये बनते जा रहा है। बस जिस दिन मैं मर जाऊंगी उस दिन मेरी बॉडी में जो कार्बन 14 एंड कार्बन 12 है, अब कुछ तो सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा मेरे मरने के बाद। तो जब सिंथेसाइज कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन। तो भाई मसल्स हट गया, सारा कुछ हट गया, बचा क्या? बोन्स। बोन ही बेसिकली फॉसिल्स में बोन्स ही पाया जाता है एनिमल्स की बॉडी का। तो ये जो बोन बचा, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हर एक स्पेसीज के लिए या हर एक ग्रुप के लिए, क्लास के लिए, जैसे कि रेप्टाइल्स के लिए, फिशेस के लिए एंड मैमल्स के लिए, इस तरह से उन्होंने एक डाटा तैयार कर रखा। लेट अस सपोज मैं ह्यूमन की बात करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मान लिया कि एक ह्यूमन के बॉडी में, एक ह्यूमन के बोन में पर क्यूबिक mm, क्लियर, लेट अस सपोज 5 ग्राम कार्बन 14 होगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि पर 1 क्यूबिक mm यदि मैंने 1 क्यूबिक mm क्यूब, ठीक है, क्यूब, हम लोगों ने बोन का एक टुकड़ा लिया, क्लियर, माना कि उसमें 5 ग्राम कार्बन 14 मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद जब उस एनिमल की डेथ हो जाती है तो फिर तो कार्बन 14 बनना बंद हो जाता है, उसका जो भी कंपाउंड है वो खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। तो आफ्टर इट्स हाफ लाइफ पीरियड यानी 1570 ईयर्स क्या होगा, जब बोन का टुकड़ा मिलेगा उस एनिमल का तो उसमें 2.5 ग्राम ही कार्बन 14 बचा रहेगा।
तो इससे साइंटिस्ट लोगों को ये पता चल जाता है कि एक अप्रोक्सीमेट इस स्पेसीज का जो है, ठीक है, जो इसका फॉसिल्स मिला है, इस फॉसिल्स का जो आज के डेट में एज है, यानी कि आज से 1570 ईयर्स पहले वो स्पेसीज मौजूद रहा होगा, जिंदा रहा होगा। तो इस तरह से कार्बन 14 डेटिंग मेथड, जिसमें कार्बन 14 के हाफ लाइफ पीरियड के आधार पर उस फॉसिल्स का एज पता चलाया जाता है। और फॉसिल्स ही सबसे 100% एविडेंस होता है इवोल्यूशन का, क्योंकि हमने जितने भी इवोल्यूशंस पढ़े हैं, ये हायर क्लासेस में पढ़ना, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड सो ऑन, जितने भी इवोल्यूशंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे फॉसिल्स के ही द्वारा प्रमाणित होते हैं, प्रूफ किए जाते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग तैयार रहिएगा स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी के द्वारा ही आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए।